एवरीवन, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कल हमने हिंदी की पहली क्लास ली थी जिसमें आप लोगों को हमने वर्णमाला बताया था और आज उसी क्रम में हम आपको बताएंगे वर्ण। और हमने कल वर्ण भी बताया था आपको कि वर्ण होता क्या है, तो आज फिर बता देते हैं वर्ण क्या है। वर्ण वही होता है जिसके टुकड़े न किया जा सके। ठीक, आइए अब वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो वर्ण की संख्या 52 होती है और वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो पहले हम स्वर को देखते हैं कि स्वर होता क्या है और हम स्वर किसे कहते हैं। आइए देखें स्वर क्या होता है। स्वर वही है जो स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, इसे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना रोक टोक के होता है, यानी कि स्वतंत्र हो। उच्चारण में किसी की भी सहायता लेनी नहीं पड़ती है। स्वर में स्वर क्या है, स्वर स्वतंत्र वर्ण है। ठीक, अब स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर बोलते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और इन चारों को ही हम मूल स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी बोला जाता है। इनकी संख्या टोटल 4 होती है। अ, इ, उ, री। अ, इ, उ, री ह्रस्व स्वर। इनको उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको हम एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। एक मात्रिक स्वर भी इनको कहा जाता है, ह्रस्व स्वर को। अब आइए देखते हैं दीर्घ स्वर क्या है। दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जो ह्रस्व स्वर से उच्चारण करने में 2 गुना समय लेता है, यानी कि इससे 2 गुना समय ले, तो इसको हम बोल सकते हैं कि दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर होता है। ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर हर स्वर से 2 गुना समय भी लेता है, तो ये द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, और इनकी टोटल संख्या 7 होती है। अब आइए तीसरा प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर क्या है, जो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय ले उच्चारण करने में, वो होता है प्लुत स्वर। जैसे ओम, ओम को आप खींच कर बोलते हैं, ओम नहीं बोलते हैं, ओम। और ये इसको हम त्रिमात्रिक कहते हैं क्योंकि इसमें 3 मात्रा लगता है। प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब लेखन के आधार पर स्वर क्या होता है। उम्मीद है आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर समझ में आया होगा। अब कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए, जैसे लेखन के आधार पर स्वर क्या है और उच्चारण के आधार पर क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो लेखन के आधार पर स्वर की संख्या 11 होती है, क्योंकि 4 ये है, 7 ये है। लेखन के आधार पर स्वर की संख्या टोटल 11 होती है और उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10 होती है। कैसे देखिए, 4 ये 7 ये तो 11 हो गया लेखन के आधार पर, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हम री को नहीं लेते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर टोटल 10 होती है। अब कुछ प्रयोग के आधार पर इन्हीं स्वरों को फिर से बांटा गया है कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो हम उसको देखेंगे। जैसे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, जीभ के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर नाम से ही आपको पता चल गया, अग्र स्वर यानी कि अग्र मीन्स आगे, जिनका उच्चारण हम आगे की जीभ से करेंगे
वो अग्र स्वर होगा। तो अग्र स्वर हो जाएगा। इनकी संख्या 4 होती है। ई ई ई ए स्वर, इनकी संख्या 4 है। और दूसरा है मध्य स्वर। मध्य यानी कि जिनको उच्चारण करने में जीभ का बीच का भाग प्रयोग हो उसे हम मध्य स्वर बोलते हैं। और इसकी संख्या 1 होती है और वो है अ। इसको उच्चारण करने में जीभ का मध्य यानी कि बीचों बीच का भाग प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या है? यानी कि जिसको उच्चारण करने में जीभ का पिछला भाग प्रयोग किया जाए वो है पश्च स्वर। और वो कौन कौन सा है पश्च स्वर? आ, उ, आ, उ, ओ, औ। इनको हम पश्च स्वर बोलते हैं। ठीक, अब स्वर की टोटल संख्या तो 11 होती है, लेकिन इसमें 2 स्वर और हैं जिनको मिलाकर ये 13 होते हैं। अब आइए देखते हैं वो 2 स्वर कौन से होते हैं जिनको स्वर में नहीं गिना जाता है। वो 2 स्वर अंग और आहा है। ठीक, अब अंग क्या है, आहा क्या है और इनको क्यों हम स्वर में नहीं रखते हैं, केवल हम स्वर की संख्या 11 ही क्यों मानते हैं? आइए देखिए। अंग, इसकी जो ध्वनि होती है, इसकी जो ध्वनि है इसको हम अंग बोलते हैं। ठीक, और इसका नाम है, अंग की ध्वनि अंग होती है और इसका नाम जो है वो है अनुस्वार। इस वर्ण की ध्वनि अंग है और इसका नाम अनुस्वार है, क्योंकि जो होता है स्वर की ध्वनि और नाम दोनों एक ही हो तो वो स्वर है, और इसकी ध्वनि अंग है और इसको हम नाम देते हैं अनुस्वार। ध्वनि और नाम अलग अलग है, इसलिए इसको हम मूल स्वर में नहीं रखते हैं। इसी प्रकार आहा, इसकी जो ध्वनि है, ध्वनि आहा होती है और इसका नाम विसर्ग है। और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है अयोगवाह। अब पूछा जाए आपसे कि अयोगवाह कितने हैं, अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अंग और अह और इनकी संख्या 2 है। ठीक, और ये टॉपिक अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोगवाह किसे कहते हैं या फिर अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अंग और आह इनको स्वर में क्यों नहीं रखते, क्योंकि इनकी जो ध्वनि होती है और इनका जो नाम होता है वो सेम होता है, और इसकी जो ध्वनि और इसका नाम अलग अलग है। तो उम्मीद है स्वर आपको समझ में आया। अब दूसरा टॉपिक आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है, आइए देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। अब स्वर आपको बताया स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र वर्ण है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर के नहीं बोले जाते, उनमें स्वर जरूर होता है। तो यानी कि इनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं होगा। यानी कि व्यंजन उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं। ठीक, समझ में आया। व्यंजन को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन,
तीसरा है उष्ण व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। अब आप कहेंगे कि इस व्यंजन में स्वर कैसे है, तो आइए बताएं। जैसे हम ले लेते हैं कोई भी एक अक्षर क हो गया, ठीक, ये क है। अब कहेंगे कि इसमें ये तो क है, इसमें स्वर कहाँ है, तो आइए देखें। जब भी आप कहेंगे क तो लास्ट में अ की मात्रा आ रही है, तो यार वही है ये क, ये अ। ये पूरा क नहीं है, इसको तो हम आधा क बोलते हैं। जब कोई वाक्य लिखेंगे या फिर कोई शब्द लिखते हैं तब उसमें आधा क को हम ऐसे लिखते हैं, और जब ये अकेला लिखेंगे आधा क को तो क में हलंत जरूर लगता है, और इसको पूरा मिलाकर कहेंगे हम अक्षर। यानी जब जिसका व्यंजन और वर्ण जब दोनों साथ में मिल जाता है तो वो अक्षर हो गया, जिसको हम तोड़ देते हैं, ये आधा का और ये अ, तो ये तो स्वर है और ये है व्यंजन। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये अक्षर बन जाता है। ठीक, समझ में आया आपको? आइए अब देखते हैं व्यंजन के प्रकार। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। आपका स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जब हमारे फेफड़े से प्राण वायु बाहर निकलते हैं तो वो स्पर्श, यानी हमने अंदर के भागों को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकले, जिनके उच्चारण में वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी टोटल संख्या होती है 25। ठीक, अब कहेंगे ये क और म ये क्या है? क वर्ग क से लेकर म तक जितनी टोटल 25, ये स्पर्श संख्या स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन से म 25, यानी कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने भी अक्षर आते हैं वो पूरा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आप कहेंगे क वर्ग क्या है? तो क वर्ग मीन्स क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि इसके 5। वैसे ही च वर्ग के च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, यानी कि क से लेकर म तक ये टोटल 25 स्पर्श व्यंजन कहे जाएंगे। और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जब हमारे फेफड़ों से प्राणवायु बाहर आए और बिना कहीं टच करे, यानी कि मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूता है, सीधे बाहर निकल जाता है, वो अंतस्थ व्यंजन है। और ये 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व। आप खुद उच्चारण करके देख लीजिए, य, र, ल और व। इसमें मुंह के किसी भाग को वायु नहीं छूती है, वो अंतस्थ व्यंजन है। अब तीसरा है उष्ण व्यंजन, जिसे उच्चारण करने में हमारे फेफड़ों से प्राणवायु संग उष्मा के साथ बाहर निकले। इनको उच्चारण करने में मुंह से जो हवा निकलती है उष्मा के साथ निकले, वो उष्ण व्यंजन है। जैसे श, स, स, ह, हवा निकल रही है, उसमें हल्का सीटी की आवाज आ रही है, श, स, ह, तो ये उष्ण व्यंजन है।
और अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक, व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक, अब देखते हैं ये चारों किन दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। छ बना है क और श से, त्र बना है त और र से, ज्ञ बना है ज प्लस यहाँ से, और श बना है श प्लस र से। यानी कि संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों की सहायता से बने होते हैं। उम्मीद है आपको व्यंजन समझ में आया होगा कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं।